हेलो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए बीएससी थर्ड ईयर भारत का भूगोल के यूनिट 5 का खनिज संसाधन टॉपिक चल रहा है। इसमें अगला प्रश्न बन के आता है खनिज संसाधन में पहले आपको पेट्रोलियम, लोहा एसिड और कोयले का उत्पादन, वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी समस्याएं वगैरह बता दी गई है। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन बन के आ रहा है भारत की नवीन राष्ट्रीय खनिज नीति खनिज विकास नीति के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। देखो यहाँ भारत की नवीन राष्ट्रीय खनिज विकास नीति के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करनी है। तो देखो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं खनिजों पर आने वाली समस्याओं की कि खनिजों में कौन कौन सी समस्याएं आती है तथा उसके विकास पर जो विकास की नीति बनाई जाए। तो देखो खनिजों की जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खनिज पदार्थ देश में सामान्यतः धनी कहा जाता है, यानी खनिज पदार्थों से देश को धनी कहा जा सकता है। जहाँ कुछ ही समय पूर्व तक अधिकांश खनिज पदार्थ जैसे मैग्नीज, क्रोमाइड, क्रोलाइट आदि अनेक प्रकार के जो खनिज थे, मैग्नेटाइट, उनको निकालने के लिए आर्थिक जो बाहर है वो सर्वाधिक उठाना पड़ा, क्योंकि ये जो बाहर भेजने हैं तो यहाँ पे इनका कम उपयोग होता था, बाहर भेजने दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इनका आर्थिक भार उठाना पड़ा। दूसरी, यद्यपि देश में बहुत अधिक खाने हैं, यानी खाने बहुत अधिक है देश में खाने बहुत अधिक है, खाने बहुत अधिक है, परंतु इनका संचालन और प्रबंधन उचित तरीके से नहीं होता। इनकी जो समस्याएं हैं खनिजों की, समस्याओं पे विवेचन करते हैं हम, इसलिए जो नीति लागू हुई उसके बारे में बताएंगे बाद में। तथा जो अधिकांश प्रबंधन और संचालन उचित रूप में नहीं हो रहा, जलमार्गों में अपर्याप्त विकास, जलमार्गों का अपर्याप्त विकास के कारण खनिज पदार्थों की ढुलाई रेल या ट्रेन से की जाती है या अन्य साधनों से की जाती है तो वो महंगी पड़ती है। इसके अलावा नए संभावित मार्ग खनिज पदार्थों की गति को वो क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। जैसे राजस्थान, असम और आदि राज्यों में खनिज पदार्थ निकालने की समुचित नीति का पूर्णतः लागू न किया जाना, यानी जो विकास नीति है उसको पूर्णतः लागू नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं खनिज पदार्थों के निकलने की समुचित नीति का पूर्ण पालन नहीं किया जाता है। उपयुक्त असुविधाओं या कठिनाइयों को दूर करने हेतु निम्न कारण आते हैं। अब वो उपाय कौन से हैं वो बता देते हैं कि इसके लिए कौन कौन से जो उपाय है वो देखो। उचित अन्वेषण निरीक्षण के उपरांत ही देश में खनिज संपत्ति को नियमित उपभोग करना या इसका नियमित निरीक्षण किया जाए, उसके बाद में इसका उत्पादन वगैरह किया जाए। देश में खनिज संपत्ति पूरी तरह से प्रयोग लाने के लिए आयात निर्यात दोनों पर भारी कर लगा देना चाहिए। आयात निर्यात पर दोनों पे भारी कर लगा देना चाहिए तथा जिस गति से खनिज पदार्थ निकलने अथवा अनियोजित हो रहा है उसको देखकर भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये पदार्थ की भविष्य के अंदर इनकी कमी रह सकती है। अतः देश में नए आधारभूत प्रयोग किए जाए, इनके पास में नए प्रयोग किए जाए, यानी इसकी जगह पे दूसरा उद्योग काम नहीं करे, यानी विकल्प का ध्यान रखा जाना चाहिए।
यानी खनिजों के विकल्प का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा नवीन यातायात प्रणाली का विकास किया जाए, प्रणाली का विकास करके ध्यान दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे अनार्थिक खानों द्वारा इनको जो अनार्थिक अन्न उत्पादन वाली जो खाने हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए, इसलिए उनको आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ती। अब देखो खनिज विकास संबंधी नीति। खनिज विकास नीति खनिज विकास नीति सन 1944 के बाद से ही देश में खनिज संपत्ति का समुचित उपयोग केंद्रीय सरकार की ओर से किया जा रहा है। बाद में 1952 व 1900 में राष्ट्रीय खनिज नीतियों की घोषणा की। अतः सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला, लिग्नाइट, तांबा, जस्ता, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को छोड़कर अन्य खनिज एस्कों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958 के अंदर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और नए तेल क्षेत्र और गैसों का पता लगाने के लिए 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कोयला निकालने और उसकी अशुद्धियां दूर करने के सहयोग से 1956 में खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई तथा सूचनाएं तथा भौगोलिक संरचना आदि की उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय धातु संबंधी प्रयोगशाला तथा खनिज सलाहकार विकास बोर्ड आदि संस्थानों की स्थापना की गई। 1961 के उपरांत खनिजों का सर्वेक्षण हेतु अधिकाधिक कार्य किए गए। वर्तमान में नई तकनीकों का उपयोग खनिजों के सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है। इन तकनीकों के सहयोग से तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, निकेल, टंगस्टन के नए क्षेत्रों का पता राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि में लगाया गया। अब इन उच्च श्रेणी के धातु एसिड को दोहरी प्रणाली से परिशुद्ध किया जाएगा, जिनसे अब इनमें जो धात्विक अधिकाधिक खनिजों की खोज की गई, जिनमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966
तथा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों की संस्थाओं की स्थापना की गई। सन 1972 में खनिज गणवेशन निगम लिमिटेड भारतीय खनन मंडल की स्थापना नागपुर में की गई। भारतीय खनन मंडल की स्थापना वर्तमान में खनिजों की खोज तथा विपणन आदि का कार्य वर्तमान खान मंत्रालय की 2 अधीनस्थ कार्यालय है वो कर रही है। वो देखो कौन कौन सी है। वर्तमान में खान मंत्रालय के 2 अधीनस्थ कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय है कोलकाता। पहली ये हुई। सेकंड है भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। सारणी क्षेत्र के उपकरण वो अलग है। सारणी क्षेत्र की बात की जाए, खनन मंत्रालय के अधीन सारणी क्षेत्र के निम्न 4 वर्तमान में उपक्रम है वो इस प्रकार है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालका भुवनेश्वर में है। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL कोलकाता के अंदर है। खनिज गणवेशन निगम लिमिटेड वो नागपुर के अंदर है। और चौथा है भारत गोल्ड मायन लिमिटेड BGFL कोलार गोल्ड कर्नाटका में है। विनिवेशित कंपनियों की बात की जाए तो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको छत्तीसगढ़ में है तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर राजस्थान के अंदर है, यानी स्थापना की गई है जो जिंक लिमिटेड। अनुसंधान संस्थाओं की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास डिजाइन केंद्र ये नागपुर में अंदर है। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिकल सन कोलार के अंदर है। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ ये NIS कोलार में। क्षेत्रीय खनिज विकास मंडल की बात की जाए तो क्षेत्रीय जो उत्तरी मंडल है क्षेत्रीय खनिज, भारत सरकार ने 4 क्षेत्रीय मंडल खनिज विकास नीति योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। यानी खनिज विकास नीति के अंतर्गत, खनिज विकास नीति के अंतर्गत, इसी नीति के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय मंडल, 4 क्षेत्रीय मंडल स्थापित किए गए हैं। तो उत्तरी मंडल पहला देखो, उत्तरी मंडल वो है अजमेर में, अजमेर में। अब इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान इन क्षेत्रों के जो अंडर में काम करेगा उत्तरी मंडल अजमेर। खान जो खनिज विभाग का क्षेत्रीय मंडल लागू कर दिया हुआ। दूसरा है पूर्वी मंडल कोलकाता, पूर्वी मंडल वो है कोलकाता। पूर्वी मंडल कोलकाता है। इसमें पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा एवं अंडमान द्वीप समूह के अंदर इसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र किया जाएगा। तीसरा है मध्य मंडल, मध्य मंडल वो है नागपुर, मध्य मंडल है वो नागपुर। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों पर निगरानी के लिए बताया गया। अगला है दक्षिण मंडल, दक्षिण मंडल में है बेंगलुरु में। इसमें जो कर्नाटक तथा तमिलनाडु और केरल राज्यों में इसका ध्यान रखा जाता है, निगरानी रखी जाती है। ठीक है, ये चारों मंडल बता दिए हैं, यानी इस नीति के अंतर्गत 4 मंडल स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं खनिज पदार्थों के
जो राष्ट्रीय विकास नीति है उसकी बात की जाए तो राष्ट्रीय खनिज नीति, राष्ट्रीय खनिज नीति है, राष्ट्रीय खनिज नीति 1993। 1993 पहले वाली टोटल नीतियां थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जो खनिज नीति 1993 में है। तो अब इसमें एक देखो कि राष्ट्रीय उदारीकरण के, राष्ट्रीय जो आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत सरकार ने 1990 की घोषणा खनिज नीति के अनेक आधारभूत परिवर्तन करने हुए 5 मार्च 1993 को राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की। मार्च 1993 को यानी आर्थिक उदारीकरण, खनिजों का आर्थिक उदारीकरण के लिए ये नीति घोषणा की। इस नीति में केंद्रीय सरकार ने खनिजों के क्षेत्र को निजी, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था खनिजों के में निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना तथा भागीदारी को प्रोत्साहन करने का। इस संशोधित जो नवीनतम खनिज नीति है उसकी मुख्य विशेषताएं देखो इस प्रकार की। पहली बात है विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने की इजाजत, छूट। विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने पर छूट। दूसरी बात की जाए निजी क्षेत्र का विस्तार। निजी क्षेत्र का विस्तार। 3 नंबर की बात की जाए विदेशी विकसित उत्खनन तकनीक का प्रयोग। विदेशी उत्खनन तकनीक का प्रयोग। चौथी बात की जाए पर्यावरण संरक्षण पर बल। पर्यावरण संरक्षण पर बल। अगला है नए उद्योगों का विकास। नए उद्योगों का विकास यानी नए उद्योग कौन से हैं? रसायन, यानी इनके स्थान पर नए उद्योगों का विकास। ठीक है, हम पहली बात करते हैं। पहला है, आपने लिख लिया होगा, इनको लिख लो फटाफट। विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने की छूट देते। संशोधित नीति में खनन कार्य का कार्य कर रही भारतीय कंपनियों को विदेशी इक्विटी सीमा, जो इक्विटी सीमा है उसको कितना कर दिया? 50%। यानी संशोधित नीति में खनन कार्य कर रही भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी इक्विटी सीमा 50% कर दी गई और दुर्बल खनिजों की खोज एवं उत्खनन क्षेत्र में इस विदेशी भागीदारी को अधिक करने का प्रावधान रखा गया। इस नीति के अंतर्गत समुद्र के तलहटी में खनिजों को निकालने, खनन, उद्योग विकास आदि क्षेत्रों में निजी और विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने का प्रावधान दिया गया कि जितने भी दुर्लभ प्रजाति के खनिज हैं उनको समुद्री तटीय क्षेत्र में, भले समुद्री क्षेत्रों में तथा
विकासशील क्षेत्रों में यहाँ पे इनको स्थापना की जाए और इनका जो भारत में इनके हैं भले ज्यादा खर्च आने वाला हो उनको यहाँ पे निकालने की इजाजत दे दी गई और आधा 50% कर दिया गया इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया, इनको जो निकालने की इजाजत दे दी गई तथा निजी और विदेशी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लागू कर दिया गया। ये तो था पहला। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र का विस्तार। खनिज नीति में केंद्रीय सरकार उदारवादी दृष्टिकोण अपनाती हुई खनिज नीति में केंद्रीय सरकार उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 13 खनिजों को निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी निजी क्षेत्र उद्यमियों के लिए पूर्ण मुक्त कर दिया गया। उद्यमियों के लिए पूर्ण मुक्त कर दिया। इन खनिजों में वो है, देखो लोहा है, लोहा खनिज हो गया, गंधक हो गया, क्रोम हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया। लोहा, गंधक, क्रोम, सोना, हीरा, तांबा, सीसा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, इनके अलावा जस्ता, मोलिब्डेनम, एवं प्लेटिनम। आदि इन 13 खनिजों को इन्होंने क्या किया कि पूर्णतः कोई भी निजी व्यवसाय भी इन खनिजों का वो है उत्पादन और उत्खनन कार्य कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, निजी क्षेत्र को भागीदारी अधिक से अधिक मिलेगी और वो है निजी क्षेत्र का बढ़ावा ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इसमें जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट के जो उपक्रम है, जो बहुत लेट और उदासीन प्रवृत्ति होती है, उनसे भी छूट मिल जाएगी और इन खनिजों को त्वरित खनन तथा मुख्य रूप से निजी कंपनियां अधिक से अधिक जल्दी निकालने का प्रयास होगा। ठीक है, ये हो गया निजी क्षेत्र का विस्तार तथा कुछ इसमें टैक्स वगैरह से भी बचत कर दी गई है, इसलिए निजी क्षेत्र को आसानी से इसमें कार्य करने का अवसर मिला है। अब देखो विदेशी विकसित उत्खनन तकनीक का प्रयोग। तीसरा है विदेशी उत्खनन तकनीक का प्रयोग। विदेशी उत्खनन तकनीक का प्रयोग करके, अब विदेशी उत्खनन यहाँ पे देश में छोटे किंतु उपयोगी खनिज भंडारों को व्यावसायिक दृष्टिकोण तथा उन्नत दृष्टिकोण से विदेशी उत्खनन तकनीक का प्रयोग इस क्षेत्र में
अनुसंधान और उत्खनन पर प्रयास किए गए हैं। इस विदेशी तकनीक का प्रयोग कम लागत पर अधिक उत्पादन पर आधारित होगा। यानी इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यह होगा कि कम लागत पर अधिक उत्खनन, कम लागत पर अधिक उत्खनन किया जाए। ये उद्देश्य लेकर विदेशी उत्खनन तकनीक का प्रयोग किया गया। विदेशी विकसित तकनीक थी, जो विकसित तकनीक थी उसका इस्तेमाल किया गया। कम लागत पर अधिक उत्पादन हो, तो लागत कम हो इसलिए अधिक से अधिक लाभ अर्जन किया जाए। खनिज पदार्थों पर आधारित अनेक रासायनिक उद्योगों का विकास। खनिज आधारित पदार्थों पर नए रासायनिक उद्योगों का विकास किया है। यानी खनिज आधारित पदार्थ है, इनसे नए रासायनिक उद्योगों को विकसित किया जाए। इनके स्थान पर नए रासायनिक खनिजों का विकास किया जाए। जैसे जर्मनी एवं चीन में कर्षक पदार्थ चीनी मिट्टी तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच की जो वस्तुएं हैं उनकी जगह रिफ्रैक्टरी विद्युत मोटर की जगह फोटोग्राफी संबंधी सुविधाएं हैं। फेलो ऑयल तथा खनिज का संरक्षण नई विधियों, नए उत्पादन और प्रोत्साहन से करना चाहिए। उत्तम प्रकार के कृत्रिम कोयले का उपयोग धातु शोधन के लिए किया जाना चाहिए। इसमें एक नए प्रकार से यानी उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है पर्यावरण संरक्षण पर बल। पर्यावरण संरक्षण पर बल देखें। नवीन खनिज नीति में यद्यपि खनिजों के उत्खनन और विकास पर बल दिया गया, यानी नई खनिज नीति पर खनिजों के उत्खनन व विकास पर अधिक जोर दिया गया। किंतु इस उत्खनन के कारण इस उत्खनन से उत्पन्न समस्याएं के दुष्प्रभावों पर नियंत्रण हेतु भाई इनसे जो खनिजों का विकास तो हो रहा है, परंतु इनके जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं और उन पर अंकुश लगाने हेतु पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरणीय दृष्टि से अंकुश लगाने पर बल दिया गया।
कि पूरी तरह से पर्यावरण को शुद्ध किया जाएगा और पर्यावरण को बहुत कम से कम नुकसान हो, इसके आधार पर खनिजों का उत्खनन किया जाए कि पर्यावरण को बहुत कम से कम क्षति पहुंचे। पर्यावरण की दृष्टि से गंभीर क्षेत्रों को जैसे वन क्षेत्र, जैविक क्षेत्र, उत्खनन कार्य वन क्षेत्रों के आसपास, जैविक क्षेत्रों के संपन्न क्षेत्रों के आसपास, आसपास वाले क्षेत्रों में खनन को रोका जाएगा। यानी आसपास वाले क्षेत्रों में खनन संबंधी तथा इसके अलावा खनिजों जो उद्यमी अधिक वायु प्रदूषण वगैरह करेंगे उन पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी जो बिल्कुल खनिजों के तहत ध्यान नहीं दे रहे उन पे जो अत्यधिक मात्रा में जहरीली गैसें निकलती है तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है तथा कई उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण होता है तथा रेडियो तरंगे निकलती है, कई पदार्थों से रेडियो तरंगे निकलती है, वो मानव शरीर के लिए बहुत अत्यधिक हानिकारक होती है। तो इस आधार पर उनको भी पूर्णतः उन खनिजों के स्थान पर अन्य जो उत्पाद है या अन्य सहायक सामग्री उनकी जगह इस्तेमाल की जानी अच्छी रहेगी। अधिकतर खनिजों से अधिक उत्पादन प्रति श्रृंखलाबद्ध होने पर कई जगहों पर दूसरे खनिजों का इस्तेमाल किया जाए। सामरिक तत्वों में जो खनिज दुर्बल है या न्यून मात्रा में पाए जाते हैं उन खनिजों का उपयोग जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग, तांबे के विद्युत तारों का उपयोग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि हल्के उनमें मिश्रण करके उनके साथ में समायोजित करके उन उद्योगों को काम में लिया जाए। देश में खनिज भंडार कितने वर्षों से काम दे सकेंगे, यानी बहुत ही कम समय, इसलिए ऐसी विकास नीति का ध्यान रखा जाए कि आने वाले समय में भी इन खनिजों का विकास होता रहे। यानी भूतकाल यानी भविष्य में भंडारों जो खनिज भंडार है वो सीमित मात्रा में नहीं रहे, इसके भी ध्यान रखा जाए। अतः ये अलग अलग उत्पादन अलग अलग समय में हो तो यानी इनका समुचित विकास का भी ध्यान रखा जाए तथा पर्यावरणीय मुद्दों का भी ध्यान रखा जाए और सतत विकास का भी जो धारणीय विकास है उसका भी ध्यान रखा जाए और आगे से आगे गतिशील होते रहे और नए समुचित विकास भी होते रहे और विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां वगैरह है जो खनिजों में उनके जो लागत अधिक मात्रा में आती है वो लागतों को कम किया जाए और कम लागत और अधिक उत्पादन के उद्देश्य से इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है उसका पालन करने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। हम आपसे यहाँ पे धन्यवाद लेते हैं, आगे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।